and welcome to my channel CBSE Study Well. My name is Neelu and today we are going to do Keeping Quiet written by Pablo Neruda. Well, Pablo Neruda is a Nobel Award winning poet who has written a lot about maintaining quiet and peace in the world. तो हम आज जानेंगे पैब्लो नेरूडा की इस कविता कीपिंग क्वाइट के बारे में। कीपिंग क्वाइट का मुख्य विषय आत्मचिंतन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन, शांति यानी कि पीस और वैश्विक एकता यानी कि वर्ल्ड यूनिटी है। कवि मौन यानी कि साइलेंस और आत्मनिरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन के महत्व पर जोर देता है ताकि हम अपने और इस संसार को गहराई से समझ सकें। वह मानवता की विनाशकारी प्रवृत्तियों जैसे कि युद्ध, प्रकृति का दोहन और लगातार व्यस्तता की आलोचना करते हुए हमें ठहरने और अपने कार्यों पर पुनः विचार करने का आग्रह करते हैं। कविता निष्क्रियता यानी कि इनएक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि यह कहती है कि साइलेंस के मोमेंट्स के दौरान ही हम सेल्फ प्रोग्रेशन, यूनिटी और नेचर के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। यह कविता संदेश देती है कि साइलेंट रहकर यानी कि मौन रहकर न केवल व्यक्ति आपस में बल्कि पूरी पृथ्वी की व्यवस्था को सही कर सकते हैं। इसी को अब एक बार हम इंग्लिश में जानेंगे। द सेंट्रल थीम ऑफ पैब्लो नेरूडा's पोएम कीपिंग क्वाइट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन, पीस एंड यूनिवर्सल हार्मनी। मैं इन वर्ड्स को आपके लिए लिख भी देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इनके जो टारगेट है इस कविता को लिखने का, दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन, peace and universal harmony. The poet emphasizes the importance of silence and introspection to achieve a deeper understanding of ourselves and the world. He critiques humanity's destructive tendencies like wars, environmental exploitation, and constant busyness, and urges us to pause and reconsider our actions. By keeping quiet, humanity can embrace a sense of unity, break away from divisions, and foster a more meaningful connection with nature and with each other. The poem does not advocate inactivity but encourages moments of stillness to reflect, grow, and bring about positive change. It conveys the idea that silence can heal not only the individuals but the entire earth. अब हम इसको लाइन बाय लाइन करते हैं। लाइन बाय लाइन करते हुए हम इसका साथ समरी के साथ साथ ही पोएटिक डिवाइसेस का भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो इस कविता की सेंट्रल थीम है यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, पीस एंड यूनिवर्सल हार्मनी, वो मैंने ऊपर लिख दिया है एंड आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग, हार्मनी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट लाइन। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो यहाँ पोएट कहता है कि चलो मैं 12 तक गिनता हूँ, हम सब मिलकर गिने और चुप रहें। यह चुप रहना एकता और शांति का प्रतीक है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यहीं से अब पोएटिक डिवाइस हमारी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहला है फेस ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ के चेहरे पर। तो अर्थ का कोई फेस नहीं होता, इसीलिए यहाँ आप कह सकते हैं कि पोएटिक डिवाइस है जिसे हम लिखेंगे इट इज़ पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि चलो एक बारी को हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कि एक बारी को हम 1 सेकेंड के लिए रुक ही जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को हिलाना छोड़ देते हैं। तो नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच का मतलब है कि हम सारी एक्टिविटीज़ छोड़कर एक बार को शांत हो जाएं और एक बार को पृथ्वी की तरफ, अपनी तरफ और अपने आसपास के समाज की तरफ ध्यान दें। अब ऐसा करने से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द पोएट, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट,
यानी कि वर्ल्ड पीस की वो बात कर रहा है, दैट वर्ल्ड पीस वुड बी कम्प्लीटली एग्जॉटिक। एग्जॉटिक से मतलब है नेचुरली ब्यूटिफुल, जिसको विच इज़ अनटच्ड बाय ह्यूमन बींग्स। सो ही टॉक्स अबाउट वर्ल्ड पीस एंड ही सेज दैट दिस वर्ल्ड पीस विल बी एग्जॉटिक। एग्जॉटिक उसने क्यों कहा है? क्योंकि इट इज़ वेरी अननेचुरल इन टुडेज़ वर्ल्ड कि लोग दुनिया में शांति हो। क्योंकि अगर आप न्यूज़ में भी कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं तो आप देखेंगे कि दुनिया में कहीं ना कहीं हर टाइम वॉर चल रही है, लोगों में डिस्प्यूट्स हैं, कि टेररिज्म है। तो उसको लगता है कि अगर वर्ल्ड पीस क्रिएट हो जाएगा तो वो मोमेंट कैसा होगा? एग्जॉटिक होगा। विदाउट रश, यानी कि वहाँ कोई रश नहीं होगा। विदाउट इंजन्स, ना कोई मशीनें चल रही होंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस देखने को मिल रही हैं एक साथ। मैं इनको एक बार हाईलाइट करती हूँ। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, विदाउट का यूज़ हुआ है एम्फोसिस देने के लिए। तो यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस है वो है रिपीटिशन। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस पोइटिक डिवाइस रिपीटिशन ऑफ द वर्ड विदाउट इज REPETITION, रिपीटिशन। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे वी वुड ऑल बी टुगेदर। तो वी और वुड दो एक साथ W शब्द की रिपीटिशन हुई है, तो यहाँ पर आपको साउंड का रिपीटिशन है। तो यहाँ जो पोइटिक डिवाइस है उसे हम कहेंगे एलिट्रेशन। तो वी वुड में आपको एलिट्रेशन दिखाई देगा। और ऐसे ही स्टैंजा की लास्ट लाइन में सडन स्ट्रेंजनेस में भी एलिट्रेशन है। सो वी कैन से दैट देयर इज एलिट्रेशन यूज्ड ट्वाइस। वी वुड में भी एलिट्रेशन है और सडन स्ट्रेंजनेस में भी। लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू। वी एंड वुड, WW साउंड का रिपीटिशन है व साउंड का, और नीचे की लाइन में सडन एंड स्ट्रेंजनेस, तो दोनों में ही आप देख रहे हैं एलिट्रेशन है। सो बोथ द लाइन्स यूज द पोएटिक डिवाइस कॉल्ड एलिट्रेशन। ये मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है, एलिट्रेशन। अब आगे बहुत ही सिंबॉलिकल मीनिंग स्टार्ट हो जाते हैं। आगे है, पोएट कहता है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, यानी कि समुद्र में जो मछुआरे हैं, जो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, वो उनको वेल्स को हार्म करना छोड़ देंगे। तो यहाँ उसके कहने का बहुत ही सिंबॉलिक मीनिंग है। फिशरमैन से मतलब है मैनकाइंड और वेल से मतलब है जानवर, यानी कि एनिमल्स। मैनकाइंड वर्सेस एनिमल्स, यानी कि वो कहना चाहता है कि जैसे ही हम शांत हो जाएंगे तो हम जानेंगे कि कैसे हम अपने एक्शन से एनिमल्स को, यानी कि प्रकृति में रहने वाले और जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, बिना ये रियलाइज़ किए कि अर्थ पे उनका भी बराबर हक है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अगेन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमेजरी का इस्तेमाल है, तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ दूसरे कलर से कि यहाँ पर इमेजरी का बहुत यूज़ है। इमेजरी कैसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे साथ कॉन्स्टेंटली हमारे मन में एक इमेज बनाने की कोशिश क्रिएट करने की कोशिश किए जा रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड में पीस तभी पॉसिबल है, शांति तभी आ सकती है जब इन सब चीज़ों को जो हो रही हैं उन्हें रिमूव किया जाए। और उनको हटाने के लिए उन्होंने लगातार जो इमेजेस लगाई हैं, दी हैं हमें, जैसे कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, या हर्ट होती हुई वेल्स, या मैन गैदरिंग सॉल्ट। अभी बहुत ही सिंबॉलिकल मीनिंग है। हमने जाना कि पहली लाइन में मैन वर्सेस एनिमल्स की बात हुई थी। नाउ हियर मैन इज़ हर्टिंग हिमसेल्फ, मैन गैदरिंग सॉल्ट। तो यहाँ सॉल्ट से सॉल्ट एक मेटाफर है। सॉल्ट यहाँ मेटाफर क्यों है? क्योंकि सॉल्ट एक डिफरेंट मीनिंग आपको बता रहा है। सॉल्ट से मतलब है अ यूजलेस एक्टिविटी, यानी कि फ्यूटाइल एक्टिविटीज़, की कैसे हम अपने आप को दुखी करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं बाय इंडल्जिंग एंड बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन यूजलेस और फ्यूटाइल एफर्ट्स। तो मैं ये भी यहाँ पे लिख देती हूँ, फ्यूटाइल का मतलब है फ्रूटलेस एफर्ट्स। तो हम जो कोशिश करते रहते हैं लगातार, वो कैसे एफर्ट्स हैं? पैसा कमाने के, पावर कमाने के। लेकिन एक्चुअली पोइट को फील होता है कि ये सारे के सारे एफर्ट्स वेस्टफुल हैं, और ये सब जो हम काम करते हैं उनकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को हर्ट किए जा रहे हैं। तो हर्ट हैंड्स, तो यहाँ पर भी ह साउंड का रिपीटिशन है, ह साउंड का, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एलिट्रेशन है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे किस तरह से इतनी सारी पोइटिक डिवाइसेस एक साथ यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं। तो यहाँ हमने दो लेवल्स पे जाना कि कैसे ह्यूमन बींग्स नेचर को नुकसान पहुँचा रहे हैं, यानी कि एनिमल्स को,
और कैसे वो खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं by hurting themselves, by running after wasteful or by doing wasteful activities. They are hurting themselves and they are also hurting animals. तो ये दो लेवल्स पे हमने हर्ट देखा है. अब आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स. अब वॉर्स की बात हो रही है और यहाँ लिया गया है वर्ड ग्रीन. ग्रीन का मतलब तो होता है नेचर या प्लांट्स या ट्रीज. तो यहाँ ग्रीन वॉर्स का मतलब ग्रीन यानी कि नेचर के अगेंस्ट वॉर्स है, यानी कि युद्ध करने, जो भी युद्ध करने की प्रकृति है ह्यूमन बींग्स की, वो कैसे प्रवृत्ति है, वह कैसे प्रकृति को नष्ट करता है. तो वो ग्रीन वॉर से मतलब है कि वॉर अगेंस्ट द नेचर. लेट मी राइट दिस हियर, वॉर अगेंस्ट नेचर. क्योंकि जितनी भी वॉर्स हैं आप कॉन्टिन्यूसली आप देख रहे हैं वर्ल्ड में, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, तो जितनी भी वॉर्स हैं आपने देखा होगा कि उसमें इतना आग लगती है, धुआं फैलता है, इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है. ऑल दैट इज़ कॉन्टिन्यूसली लीडिंग टू पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग. तो हम सब जानते हैं कि कैसे एक वॉर ना सिर्फ लोगों के घरों को नष्ट करती है, उनके जीवन को नष्ट करती है, बल्कि कैसे प्रकृति को भी नष्ट करती है. अब ह्यूमन बींग्स ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए एनमिटी में किस किस तरह के वेपन्स इस्तेमाल किए हैं आप देखेंगे. वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर. तो यहाँ आप देखेंगे वॉर्स विद में आपको एलिट्रेशन भी दिखाई देगा. लेट मी मार्क दिस, यहाँ पर आपको एलिट्रेशन, वॉर्स और विद, और फिर दूसरी चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ रिपीटेशन, क्योंकि वॉर्स विद यहाँ भी रिपीट हुआ है और वॉर्स विद थोड़ी आगे आप देख रहे हैं, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर. तो यहाँ हम दोनों ही चीज़ें लिख देते हैं कि यहाँ एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन का इस्तेमाल किया गया है. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. अब यहाँ पोइट बिल्कुल एकदम क्लियर है कि जो भी ये सारी वॉर्स करते हैं उन वॉर्स में कोई भी पर्सन विक्टोरियस नहीं है. विक्टोरियस का मतलब है कि किसी को जीत हासिल नहीं होती, क्योंकि कोई भी वॉर है चाहे उसमें जीतती कोई भी साइड हो, लेकिन नुकसान दोनों साइड्स को बराबर होता है. इसीलिए उसने कहा है वॉर्स विद नो सर्वाइवर्स. तो वॉर्स विद नो सर्वाइवर्स से उसका कहने का यही मतलब है कि वॉर कभी भी पीस क्रिएट नहीं कर सकती. वॉर हमेशा कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन ही लाएगी और उस डिस्ट्रक्शन को कोई इन्जॉय कभी नहीं कर सकता. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. अब क्योंकि वो बात कर रहा है वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, तो ये वहीं से कॉन्टिन्यूड है कि हम जब सारे शांत हो जाएंगे, हम जब सारी एक्टिविटीज़ छोड़ देंगे, जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे एक बार को कि कैसे हमने नेचर को हर्ट किया है, कैसे हमने खुद को हर्ट किया है, कैसे हमने एनिमल्स को हर्ट किया है, तो हम यानी कि वी, यहाँ पर वो कहता है वी वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, कि हम सभी अपने कपड़ों को बदलने की कोशिश करेंगे. यानी कि आप इन अ वे इसको आप सोल्जर से भी एसोसिएट कर सकते हैं कि वो सोल्जर जो वॉर में जा रहा है, जो दूसरों को मार रहा है, जिसके कपड़ों पे शायद दूसरों का ब्लड लगा होगा, खून लगा होगा, डस्ट लगी होगी, गंदगी लगी होगी, वो उस वॉर के ख़त्म होने के बाद क्या करना चाहेगा, ही वुड वॉन्ट टू पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स. और फिर उसको सब क्या नज़र आएंगे, उसको सभी अपने ब्रदर नज़र आएंगे. दुश्मन वो तब तक हैं जब तक उन्होंने दूसरी कंट्री का यूनिफॉर्म पहना है, लेकिन जैसे ही वो वॉर ख़त्म करते हैं तो वो सब क्या बन जाते हैं, दे ऑल बिकम ब्रदर्स. यानी कि पोइट के कहने का बहुत ही क्लियर मतलब है कि वॉर ख़त्म होते ही हम सब ब्रदर्स के जैसे हैं. इन द शेड डूइंग नथिंग. और फिर हम सभी चाहेंगे कि हम भी शेड में चलें. शेड का मतलब है छाया में, तो छाया में यहाँ कहने से पोइट का मतलब है पीस में. तो आप देखेंगे बहुत मेटाफोरिकल लैंग्वेज है. पोइट हर जगह यही बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम अपने छोटे छोटे एक्शन से वर्ल्ड में पीस ला सकते हैं. तो वॉर को हटाना, वॉर हट के सोचना अपने बारे में भी पीस क्रिएट करेगा. डूइंग नथिंग, और डूइंग नथिंग का मतलब वो कहना चाह रहा है कि हम फिर कुछ नहीं करेंगे, हम सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे. तो डूइंग नथिंग यहाँ पर आप ये मत ना समझें कि वो ये कहना चाहता है कि हम लेज़ी बन जाएं और हम काम ही करना छोड़ दें. और इसी चीज़ को वो नेक्स्ट स्टैंजा में एक्सप्लेन करता है. वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी. यानी कि वो कहना चाहता है कि मैं आलस्य को सपोर्ट नहीं करता. लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट. लाइफ का तो मतलब ही एक्टिविटी है, लेकिन आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. यहाँ पर फिर एक मेटाफर आप देखेंगे. यहाँ पर जो मेटाफोरिकल टर्म है वो है ट्रक.
ट्रक का मतलब है बहुत लार्ज स्केल। तो वो कह रहे हैं कि मैं जो भी कहना चाहता हूँ वो यही है कि मुझे किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं दे आर ओनली गोइंग टू ब्रिंग अबाउट मैसिव लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अब वो नाराज़ भी है क्योंकि वो कहता है कि ह्यूमन बींग्स कैसे हैं, वी आर वेरी सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। हम हर टाइम आगे बढ़ने की, दूसरों से compete करने की कोशिश करते रहते हैं और इसी वजह से हम सबको दुख पहुंचाते हैं, खुद को भी, नेचर को भी और एनिमल्स को भी। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कि काश ऐसा हो सकता कि एक बारी को हम कुछ ना करते। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो यहाँ सैडनेस किस बात की है? सैडनेस से मतलब है पोइट का कहने का कि हम इतने सिंगल माइंडेड हैं कि हमने कभी बैठ के अपने बारे में सोचा ही नहीं कि हमारा पर्पस क्या है ह्यूमन लाइफ में आने का। और यही कारण है कि हमारा जो लाइफ है बहुत ही सैड है, क्योंकि हमें कभी खुशी नहीं मिलती। अगर हम एक टारगेट को पा लेते हैं तो हम नए टारगेट्स बना लेते हैं, और जब तक वो नहीं मिलते हम फिर अपने आप को परेशान रखते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में पोइट कह रहा है, द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आर सेल्व्स विद डेथ, कि हम कॉन्टीन्यूसली जो भी एक्शंस कर रहे हैं हम ये जानते ही नहीं कि हम अपने आप को ही डेथ की तरफ पुश कर रहे हैं। हम तो सिर्फ लगातार उन टारगेट्स के पीछे भागते रहते हैं जो हमने अपने लिए सेट किए हैं। Perhaps the earth can teach us. Now again there is a poetic device. तो ऊपर आपने देखा कि सारा का सारा मेटाफोरिकल यहाँ पे कॉनोटेशंस थे इसमें। Now perhaps the earth can teach us, कि अर्थ हमको पढ़ा सकती है। Now earth is a non living being, लेकिन पढ़ा सकती है से मतलब है कि वो पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अर्थ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। As when everything seems dead and later proves to be alive. इसको हम छोटे सा बहुत इजी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक बीज यानी कि सीड का मेटाफर इस्तेमाल करके। जैसे सीड है, देखने में सीड लगता है कि वो एक निर्जीव चीज़ है, उसमें जीवन नहीं है, सूखा है, लेकिन उसी सीड को जब सही कंडीशंस मिल जाती हैं तो उस सीड में से एक नया पौधा निकलता है जो कि एक पेड़ बन जाता है और सबको फल और छाया देता है। तो ऐसे ही पोइट यहाँ कहना चाहता है कि जैसे अर्थ एक निर्जीव चीज़ में भी जान डाल देती है, ऐसे ही हमें भी अर्थ से सीखना चाहिए कि हमें तो जीवन मिला है ताकि हम दूसरों को खुशियाँ दे सकें, ना कि हम दूसरों की खुशियाँ छीन लें। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, कि अब मैं चलता हूँ, मैं फिर से 12 तक गिनूँगा और मुझे एक दूसरी जगह जाना है। परहैप्स अ न्यू ग्रुप आई हैव टू जॉइन एंड आई विल स्प्रेड माई मैसेज देयर। तो यहाँ पर जो 12 है उसका मतलब है इट मे रेफर टू 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, कि उसे लगातार यही काम करना है और उसे अपने मैसेज को पूरा साल, ईयर आफ्टर ईयर ऐसे ही दुनिया में स्प्रेड करना है ताकि हर जगह वो पीस क्रिएट कर पाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पैब्लो नेरूडा एक्ट्स लाइक अ मैसेंजर ऑफ पीस। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। हमने आज इसकी सारी पोएटिक डिवाइसेस की हैं, हमने इसकी सारी इमेजरी और सिम्बॉलिज्म भी समझा है, और हमने इसमें जो इसके डीपर मीनिंग्स थे वो भी और थीम को भी हमने समझा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड टाइम।